नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानगंज में स्वागत है। ये जो सीरीज हमारी शुरू हुई करंट अफेयर के लिए, ये घटना चक्र द्वारा जारी की जा रही मैगजीन दृष्टि पे है। और इसमें विशाल सर आपको सूक्ष्म दृष्टि पढ़ाए होंगे, कुछ इंटरनेशनल सूचकांक भी पढ़ाए होंगे। हमारे द्वारा इसमें पढ़ाया जाएगा आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण और वैज्ञानिक परिदृश्य, जो एक 3 चैप्टर रहेंगे। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जितने सूचकांक या रिपोर्ट रहेंगी, वो लगभग जो इसमें इंपॉर्टेंट होगी, सारी नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी वो सब विशाल सर द्वारा बता दी जाएंगे। तो जो हम जब करा रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रम, तो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हम छोड़ देंगे। साथ में अगर कोई टॉपिक बार बार रिपीट होगा विशाल सर और हमारे में, तो उसको देखा जाएगा। विशाल सर का जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो रहेगा मेन फैक्चुअल, उनके सारे टॉपिक रहेंगे, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमारे में कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहला टॉपिक जो उपराष्ट्रपति वाला है, इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाएंगे और यहाँ से आपको आइडिया देंगे कि आपको टॉपिक कैसे पढ़ने चाहिए, कितने डिटेल में पढ़ना चाहिए एक टॉपिक को। सिर्फ करंट में वो दिया है, उसका हमारा जीएस कितना तैयार होना चाहिए, जीएस के लेवल पर उसमें कितनी नॉलेज हमको होनी चाहिए। पहले टॉपिक उपराष्ट्रपति वाले में हम सारा आपको बताएंगे कि कितने डीप तक आपको एक एक टॉपिक जो जीएस से संबंधित है उस पर नॉलेज हो। और जो करंट वाले हैं वो तो लगभग लगभग यहाँ चर्चा कर ही दी जाएगी। करंट में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन तो पढ़ाया नहीं जाएगा आपको। पहली बात, जैसा विशाल सर पढ़ा रहे हैं वैसा हम भी पढ़ाएंगे। कुछ एक्सप्लेन करना रहेगा तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए, जो पहला टॉपिक है अभी का वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में क्या हुआ कि अभी चुनाव हुआ है 9 सितंबर 2025 को। हमारे नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल कहाँ के? महाराष्ट्र राज्यपाल थे तत्कालीन समय में, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हम देख लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से नंबर के? 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। 15वें। जो इस चुनाव में मत पड़े हैं, कुल 781 मत पड़ने चाहिए थे, परंतु 767 मत पड़े हैं। 767 मत पड़े हैं। उसमें से 15 मत अवैध घोषित कर दिए गए और 752 मत ही मान्य रहे। अवैध क्यों घोषित किए गए? जीएस में आप लोग पढ़े होंगे, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में जो प्रावधान है उसमें बताया गया है कि अगर कोई निश्चित पेन से मत नहीं देता या बैलेट पेपर फट जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव में मत जो होता है लोगों का, वो अवैध घोषित हो जाता है। इसलिए 15 लोगों का मत अवैध घोषित हुआ। 452 मत सीपी राधाकृष्णन पाए हैं। इनके अपोजिशन में जो लड़ रहे थे वो थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि इंडिया अलायंस जो बी सुदर्शन रेड्डी थे, वो 300 मत पाए हैं। और एनडीए अलायंस से जो थे वो सीपी राधाकृष्णन थे, वो पाए हुए हैं आपका 452 मत। इसमें सीपी राधाकृष्णन के बारे में अगर जानना हो तो ये, जैसा कि हमने बताया कि राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल ये तत्कालीन समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, जो अभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हैं। इससे पहले झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2004 से 2007 तक। देखिए, इसमें जितने फैक्ट होंगे, फैक्ट बेस अब पीसीएस में क्वेश्चन बहुत कम आने लगे, तो आपको ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं, कितने नंबर थे क्या थे, ये सब नहीं बताया जा रहा है। आप पढ़ लीजिएगा, पीपी वो आपके मैगजीन में खुद ही लिखा हुआ है, तो उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। साथ में अगर इनसे देखा जाए तो तमिलनाडु को तिरुपुर जिले से रहने वाले हैं। इससे पहले ये 2 बार लोकसभा में सांसद भी चुने जा चुके हैं, 1998 के चुनाव में, 1999 के चुनाव में भी। तमिलनाडु से 2 और इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हुए हैं जो कि उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रह चुके हैं। एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कौन थे? तमिलनाडु से ही थे और वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे 10 साल के लिए, मतलब 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे 1952 से 1962 तक। उसके बाद वो राष्ट्रपति पद के लिए 1962 से 1967 तक वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? सीपी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की बात हो रही है। और आर वेंकट रमन भी तमिलनाडु के ही थे, वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति 1982 से 1987 तक थे, 1987 से 1992 तक वो राष्ट्रपति के पद पे भी रह चुके हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आप, हमारी एक वीडियो है 17 मिनट की है करीब वीडियो, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित, उसमें आपको ये सब चीजें और डिटेल में बताई गई होंगी। यहाँ पे जो जीएस के स्टूडेंट अगर आप हैं, ये तो करंट का घटनाक्रम रहा, लेकिन अगर जीएस के स्टूडेंट, जीएस तो में आप पढ़े ही होंगे कि क्या क्या इसके प्रावधान है उपराष्ट्रपति के चुनाव से, उसके लिए हम क्विक रिवीजन आपको करवा देते हैं। इसी प्रकार से आपको सारे टॉपिक को पढ़ना रहेगा। इस टॉपिक में हम हिंट के लिए कि जीएस में आपको क्या क्या पॉइंट, जो भी घटनाक्रम इंपॉर्टेंट होता है वो जीएस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया समझ लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव एक्ट 1952, इसके तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है।
साथ में नियम 1974 के तहत और निर्वाचन आयोग इनका जो है निर्वाचन करवाता है। निर्वाचन मंडल में इनके कौन कौन सदस्य होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, पर निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित रहेंगे, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और जब नए नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या पुराने उपराष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं तो 60 दिन के भीतर चुनाव करवाना इंपॉर्टेंट होता है। या कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी इनका चुनाव करवाया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद ज्यादा समय तक रिक्त नहीं रहेगा, ये बात कही गई है हमारे संविधान में, तो जल्दी जल्दी इनका चुनाव करवाया जाएगा। उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में देखा जाए तो कोई कार्य तो होता नहीं है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 20 अनुमोदक होते हैं। 20 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि इनको चुनाव लड़ना है, जो भी उम्मीदवार रहेगा, ऐसा नहीं कि हम आप भी गए और चुनाव लड़ लिए। तो ये 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक कौन रहेंगे? आम जनता नहीं रहती, ये जो संसद के सदस्य रहते हैं वही लोग रहते हैं। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक रहते हैं, ताकि सब लोग ना चुनाव में खड़े हो जाए। कम से कम 20 लोग, 20-20, 40 लोग सपोर्ट तो कर रहे हो, नहीं तो सब लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्यता जो चाहिए होती है वो 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा का सभापति होता है। साथ में कोई लाभ के पद पर ना हो। ये आर्टिकल 66 में इसके बारे में बात की गई, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। साथ में और देख ले संवैधानिक प्रावधान क्या क्या आर्टिकल वाइज। आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 कहता है, आर्टिकल 65 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कार्य का निर्वहन करेगा, और जो वेतन भत्ते होंगे उसको उस समय राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते मिलते हैं उस हिसाब से मिलेंगे। और उस समय पे वो क्योंकि राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता था, तो अब वो पद उसके लिए नहीं रहेगा। उस पद पे अब राज्यसभा का एक जो उपसभापति होता है उसको उस पद पे आसीन रहेगा। आर्टिकल 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में भी हमने चर्चा की, आप जीएस में पढ़े होंगे। एक क्विक रिवीजन हम करवा रहे हैं आपको, बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 के तहत होता है। निर्वाचन मंडल पर अर्हताएं, उनके लिए लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है हमने चर्चा की। 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में अगर देखा जाए तो 67 में निर्वाचन हो गया, 66 में निर्वाचन हो गया। 67 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की जाती है। 5 वर्ष जो हमने बताया उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पहले वो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। और त्यागपत्र किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देता है। या इससे पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, या किसी अन्य का वो इस्तीफा देते हैं। जैसे वर्तमान जो उपराष्ट्रपति थे हमारे जयदीप धनखड़ जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, क्या? स्वास्थ्य कारण बताकर। तो इस्तीफा देने की स्थिति में फिर जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, अगर इस्तीफा देते हैं तो नए राष्ट्रपति चुनने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में इनको हटाया भी जा सकता है। जो उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है तो स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिए, त्यागपत्र दे दिए, या 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, ये तो प्रावधान है। इनको हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 67 में। हटाया कैसे जाएगा? तत्कालीन राज्यसभा के बहुमत द्वारा, मतलब रिक्तियां इसमें घटा दी जाती है, रिक्तियां नहीं रहेंगी। इसको प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है। प्रभावी बहुमत आप पढ़े होंगे जीएस में। प्रभावी बहुमत से राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित होगा, फिर लोकसभा इसका समर्थन करेगी साधारण बहुमत से। प्रभावी बहुमत कहाँ चाहिए? राज्यसभा में, और लोकसभा इसका समर्थन करेगी साधारण बहुमत से। लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आएगा। अगला पॉइंट जो कहता है आर्टिकल 68, नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा? पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो यथाशीघ्र उनका स्थान भरा जाना चाहिए, जैसे वर्तमान में भरा गया, जल्दी जल्दी उनका स्थान भरा जाना चाहिए। और जो नया उपराष्ट्रपति चुनकर आता है, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि वो अगले 5 वर्ष के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि जयदीप धनखड़ जी अगर जो है 3 साल अपना कार्यकाल अपना पद संभाले हैं तो बचे 2 वर्ष के लिए ही नया उपराष्ट्रपति रहेगा, ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति शेष नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, मतलब 2025 9 सितंबर को चुनाव हुआ है तो वो 2030 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रह सकते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल वहां तक कैलकुलेट होगा। इसके बाद देखा जाए तो आर्टिकल 69 में शपथ की बात की गई है। उपराष्ट्रपति शपथ लेगा राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के नाम के राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है, या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाएगा। इस संविधान के कृत्यों का पालन करेंगे सही से, उसकी शपथ लेते हैं। तो ये सब बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 70 में प्रावधान किया गया है, 70 और 71 उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान थे 69 तक ही, और 70 और 71 में
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों से मिले जुले प्रावधान किए गए। अगर किसी आकस्मिक स्थिति में जो 70 में प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा। आप शायद जीएस में कहीं कहीं नहीं पढ़े होंगे, कुछ क्लियरिटी नहीं होगी। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है, ऐसे में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन वो करता है जो संसद अपने विधि द्वारा तय करे। ये हम लोग पढ़ते हैं जनरली कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या हमारा सीजेआई जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं, परंतु संसद निर्धारित करती है विधि द्वारा कि कौन इस पद पर आसीन रहेगा। इसके संबंध में 1969 में संसद ने एक विधि बनाई है कि राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन एक्ट 1969 है। इस एक्ट में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा। तो वहां पे कहा गया है कि हमारे संविधान में नहीं, ये राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन एक्ट 1969 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहते, ऐसी स्थिति में सीजेआई राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। सीजेआई के बाद अगर सीजेआई भी नहीं अवेलेबल है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, वरिष्ठता का एक क्रम सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ये सब कुछ हमारे संविधान में नहीं लिखा गया। हमारे संविधान में तो आर्टिकल 70 ये कहता है कि अगर दोनों नहीं है तो संसद जैसी विधि बनाएगी, उस विधि के आधार पर होगा। तो ये जीएस में कभी कभी क्लियर नहीं कराया जाता है, बुकों में भी इतना स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है, आप ये क्लियर करिए। 1969 का अगर संबंध समझो, उस समय हुआ ऐसा था कि जाकिर हुसैन जी की अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी और वीवी गिरी वो उपराष्ट्रपति थे, उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। वीवी गिरी का फिर जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाते हैं नीलम सज्जू रेड्डी के खिलाफ, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय वो उपराष्ट्रपति मतलब अपने पद से इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इससे पहले उपराष्ट्रपति थे तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया, कहीं संविधान में प्रावधान नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति है कोई उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या कार्यवाहक राष्ट्रपति तो उसको राष्ट्रपति चुनाव लड़ना अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये व्यवहार में ये उन्होंने निष्पक्षता हो ताकि हम राष्ट्रपति के पद में आए तो निष्पक्ष रहे चुनाव, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ऐसी स्थिति में ना राष्ट्रपति रहा ना उपराष्ट्रपति रहा, दोनों नहीं रहे। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा, तो इसके लिए संसद ने पहली बार 1969 में कानून बनाया था। तो ये बात, इसका बैकग्राउंड, इतना डिटेल में सारी क्लासें नहीं होंगी, ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है इसलिए इस पर इतना डिटेल कर रहे हैं, और साथ में ये पॉइंट आप क्लास में नहीं पढ़ते होंगे हो सकता है। आर्टिकल 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो वैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उससे संबंधित निर्णय देता है। ये तो रहा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रावधान। ये पहला टॉपिक आपका रहा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। जो हमारे ई दृष्टि का नेक्स्ट टॉपिक है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। आप व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा मत ध्यान दीजिएगा, आप अपनी जो बुकलेट है उसको ओपन कर लीजिए और वहां आपसे पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए, जो आपका अगला टॉपिक है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। बाकी आप जो है इससे संबंधित जो डाटा दिया गया है टेबल में, एक बार टेबल देख लीजिएगा आप खुद से, थोड़ा बहुत टेबल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम हाईलाइट करवा देंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वही कार्यक्रम वही प्रोग्राम ये सर्वेक्षण करता है। कौन सा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये था। इसके अंतर्गत 130 ऐसे शहरों को लक्षित किया जाता है जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर पाए। मतलब कोई भी 130 ऐसे टॉप देश या ऐसे शहर जो अपने वायु गुणवत्ता मानकों को कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको इनके अंतर्गत टारगेट किया जाता है और फिर उनके अंतर्गत सुधार होंगे उनके सुधारों का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए शहरों द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करना। जितने भी शहर है 130 शहर चुन लिए गए इसके तहत, इन शहरों में जो भी शहर सबसे अच्छा प्रयास करेंगे, और 130 शहर कैसे होंगे, जिनका वायु गुणवत्ता में कमी है, सबसे ज्यादा कम है जिनका वायु गुणवत्ता, उनको इसमें टारगेट किया जाता है। इसके मूल्यांकन के मानदंड के आधार पर 200 अंक दिया जाते हैं। 200 अंक के आधार पर इनका मूल्यांकन होता है, और 200 अंक में भी जो है अगर श्रेणी देखी जाए इसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। 10 लाख से अधिक की जनसंख्या, 10 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या, या 3 लाख से कम की जनसंख्या। तो इन श्रेणियों में भी देख लेते हैं अगर शीर्ष 3 शहर कौन कौन से रहे हैं। तीनों श्रेणियों में देखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं सिर्फ एक श्रेणी में आपको देखना रहेगा। तीनों श्रेणी में देखा जाए तो पहली श्रेणी जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी है, उसमें इंदौर एमपी का, जबलपुर, आगरा और सूरत। तो उत्तर प्रदेश का एक शहर रहा 10 लाख की श्रेणी में तीसरे नंबर पे आगरा, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। साथ में दूसरी और तीसरी श्रेणी आप देखिएगा, और यहीं पे आप देखिए स्वच्छ वायु उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर आप देखेंगे श्रेणी 1 में, जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में आगरा सबसे ऊपर है।
तो यहाँ पे आगरा एक इंपॉर्टेंट हो गया। मुरादाबाद सेकंड नंबर 2 की श्रेणी में इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 के श्रेणी में अनपरा एक जगह पड़ती है या एक शहर है, वो इंपॉर्टेंट है। साथ में अगला पॉइंट हमें NIRF इंडिया रैंकिंग 2025, इसको देखते हैं। इसको विशाल सर ने आपको थोड़ा सा बता रखा है, इसके बारे में लगभग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विशाल सर ने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये जो है 100 अंकों के आधार पे रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पे इसके लिए हमने एक स्लाइड भी बना रखी है। स्लाइड में विशाल सर जितना पढ़ाया उसके अलावा आप स्लाइड भी एक बार देख लीजिएगा। NIRF इसके बारे में विशाल सर आपको पढ़ाए थे। ये स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान करना। इसका प्रकाशन प्रतिवर्ष होता है, हर साल इसको जारी किया जाता है। टोटल इसके अंदर 17 कैटेगरी होती हैं, जिसमें 9 कैटेगरी में उच्च शिक्षण संस्थान, 9 कैटेगरी में कौन कौन से प्रमुख संस्थान रहे हैं उनकी चर्चा इस बार हुई है। टोटल इसमें 17 कैटेगरी होती है। रैंकिंग के मानदंड क्या होते हैं, किन आधार पर रैंकिंग की जाती है? तो 100 अंक कुल टोटल दिए जाते हैं इसमें। टीचिंग और लर्निंग रिसोर्स के आधार पर TLR, जिसमें पढ़ाई कैसी है, जो इंस्टीट्यूशन है उसमें पढ़ाई कैसी है, शिक्षक कितने हैं, सुविधाएं क्या क्या है, इस आधार पर जो इनको अंक प्रोवाइड करवाया जाता है, इसका भारांश होता है 30%। 30% भारांश के आधार पर। और दूसरा जो सेकंड मानदंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब शोध, प्रकाशन और पेटेंट, इसमें कितना अच्छा है, इसके आधार पर 30% अंक इसको भारांश दिया गया है 30% का। साथ में अगर ग्रेजुएशन आउटकम, मतलब जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं उनकी सफलता का परसेंटेज क्या रहा है, उनकी सफलता कितनी अच्छी, उनका प्लेसमेंट क्या है, या वहां पे शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, इसके आधार पर 20% अंक इसको भारांश दिया गया है। आउटकम, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, मतलब सामाजिक और क्षेत्रीय समावेशन, समाज कितने लोग इसमें जो है पढ़ते हैं, इसका सामाजिक समावेशन कितना है, सारे धर्म जात सबके मिला के इसको 10% भारांश दिया जाता है। वहीं देखा जाए संस्था की छवि और प्रतिष्ठा के आधार पर इसको 10% अंक दिया जाता है। ऐसा किया क्यों जाता है? कि ताकि जितने अभिभावक हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उनको अपना कॉलेज चुनने में आसानी हो। तो इस रैंकिंग में आप देखेंगे तो IIT मद्रास लगातार 10 बार प्रथम स्थान पर रही है। कौन? IIT मद्रास। और साथ में विश्वविद्यालय की श्रेणी में अगर देखा जाए, समग्र श्रेणी की बात हो रही, समग्र श्रेणी में इसमें देखिए कितनी श्रेणियां, हमने बताया था ना 9 श्रेणी में रिपोर्ट जारी की गई है। टोटल 17 श्रेणियां होती है, लेकिन इस बार 9 श्रेणी में ही रिपोर्ट जारी की गई है। तो 9 श्रेणियों में पहली जो समग्र श्रेणी होती है, इसमें देखा जाए तो IIT मद्रास टॉप पे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के संस्थानों को देखा जाए समग्र श्रेणी के अंतर्गत, तो 5वें नंबर पे था वो कानपुर था, 10वें नंबर पे BHU, ठीक, IIT कानपुर 5वें नंबर, 10वें नंबर पे BHU, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 में से करिए 19, 19 पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी। आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे प्रावधान दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ जो उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको देखना थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है ना। और साथ में रैंकिंग जो 9 कैटेगरी है, 9 कैटेगरी में पहले स्थान पे कौन रहा है, यहाँ पे दिया गया इंडिया रैंकिंग 2025, विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर रहे कौन कौन से, जितनी भी श्रेणियां थी। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास रहा है, विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु रहा है, कॉलेज श्रेणी में देखा जाए तो हिंदू कॉलेज रहा है। तो ये आप इसमें देखिएगा। चलिए, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में, इनकी 200वीं जयंती मनाई गई। 200वीं जयंती, इनके बारे में आप GS में पढ़े होंगे, साथ में PPT में यहाँ पे आपके मैगजीन में सारा डिटेल इनको दिया गया है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कुछ समझाने वाला ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपको समझाया जाए। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में लाइन बाय लाइन आप यहाँ से पढ़िएगा कि ये 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 1886, 1893, 1909 में, वैसे 1906 में, ये 3 बार इसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनको जो है इन्होंने ड्रेन थियरी दी थी, साथ में इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनसे संबंधित जितने पॉइंट हैं यहाँ पे दिए गए, लाइन बाय लाइन सारे पॉइंट आप पढ़िएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। और 99.9% चांस है दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भी 200वीं जयंती मनाई जा रही तब भी ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, जो अगला टॉपिक है आपका अंगीकार अभियान 2025। अंगीकार अभियान 2025 के बारे में अगर समझा जाए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट रहे हैं, ये 2 माह के लिए जारी किया गया है। अंगीकार अभियान 2 माह के लिए जारी किया गया। किस स्कीम के तहत लाया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। जब से मोदी जी दोबारा चुन के आए हैं तो वो 2.0 हर जगह कर रहे हैं, ठीक है। जब से रावण 2.0 निकली तो फिर 2.0 सब जगह हो गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना,
आवास योजना शहरी या शहरी आवास योजना भी आप कहें, 2.0 के तहत ये अंगीकार अभियान जारी किया गया। ये 2 माह के लिए रहेगा और 2 चरणों में इसको जो है किया जाएगा। पहले चरण में 1 से 27 सितंबर और दूसरे चरण में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के 2 माह में भी 2 चरण में इसका आयोजन किया जाएगा। इस योजना को आवास शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय कौन संबंधित है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? का मुख्य उद्देश्य सभी को पक्का घर प्रोवाइड किया जाए। इसमें सहायता राशि जो दी जाएगी वो 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी और 1.5 लाख मकान स्वीकृत इसके तहत किए गए हैं, जिसमें से ये कहा गया है किसमें आवास योजना शहरी की बात यहाँ पे की जा रही है। आवास योजना शहरी के तहत ही अंगीकार अभियान चलाया गया था। तो आवास योजना का जो मुख्य उद्देश्य आवास योजना 2.0 क्या कहती है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या आवास योजना शहरी 2.0 ये कहती है कि सबको पक्का मकान मिले। इसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। साथ में इसके तहत ये प्रावधान किया गया था तो 120 लाख पक्के मकान सारे शहरों, और इसके अंतर्गत शहर कितने टारगेट किए गए हैं? करीब करीब 5,000 शहरों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत टारगेट किया जाता है। शहरी आवास योजना 2.0 के अंतर्गत 5,000 शहर टारगेट किए जाते हैं। 1.5 लाख मकानों की इसमें स्वीकृति दी गई थी। इसमें 94 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। तो अंगीकार अभियान अगर समझा जाए, इसका मैंने बताया कि 2 चरण में किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे, डोर टू डोर अवेयरनेस, लोग घर तक जाके अवेयरनेस फैलाई जाएगी। जिला मुख्यालयों पर लोन मेला, जिला मुख्यालयों पर कैसा लोन मेला आयोजित किया जाए? कभी क्वेश्चन पूछता है कि जिला मुख्यालयों पर लोन मेला किस अभियान का हिस्सा है? तो अंगीकार अभियान 2025 का हिस्सा है। या अगर योजना पूछ लेता है तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का हिस्सा है। लाभार्थियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को आवास दिवस मनाया गया। ये भी ध्यान देने, मतलब आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो वो प्रधानमंत्री योजना शहरी 2.0 के तहत ही मनाया गया था। पीएम आवास मेला का इसके तहत आयोजन किया जाएगा। इसमें कुछ योजनाओं को संबद्ध किया जाए। कई सारी योजनाएं जो है इनके साथ मर्ज करके दिखाया जाए, जैसे कि सूर्य घर बिजली, पीएम सूर्य घर योजना, या क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, जिनके पास हाउस नहीं है, उनके लिए जो प्रावधान किया गया था उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। सारी योजनाओं को, संबद्ध योजनाएं क्या क्या रहेंगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट था, कौन सा मंत्रालय किस योजना के तहत लाया गया, 2 चरण में किया जाएगा, ये कुछ 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अगला देखा जाए तो अंगीकार अभियान के बाद जो आपका पॉइंट है, जो टॉपिक है, देश के महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना। इसको हम थोड़ा समझते हैं स्लाइड के माध्यम से। पुनर्चक्रण हेतु शब्द से स्पष्ट है, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण, जैसे निकेल उकेल का पुनर्चक्रण होगा, ऐसे खनिजों के पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2025 में योजना चलाई गई। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य में ध्यान देना है, और उद्देश्य नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण करना, रिसाइकलिंग करना या रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत 6 वर्षों के लिए लागू रहेगी। किस मिशन के अंतर्गत? देखिए, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत यह प्रोत्साहन योजना 6 वर्षों के लिए जारी रहेगी। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए, इसका उद्देश्य नाम से आप समझ जाएंगे। कई सारी योजनाएं ऐसी रहेंगी जिनका उद्देश्य आप उनके नाम से भी समझ सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, और कई बार एग्जाम में कई सारे योजना, जैसे ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं तो इसको एनसीएमएम कह दिया गया अगर, तो आप कंफ्यूज मत। कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है और कुछ शॉर्ट पॉइंट को लॉन्ग में लिखा जाता है। आप अगर उसको एसडीजी मान के लिए पढ़ के गए हुए हैं, आपको एसडीजी आपने शुरू से पढ़ा है और एसडीजी का फुल फॉर्म नहीं जानते, वहां पे सतत विकास लक्ष्य लिख के आ गया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। मैं तो एसडीजी सबसे इजी एग्जाम्पल, या फिर देखेंगे आगे कई सारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे। इसका उद्देश्य क्या रहा है? महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना। भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी। इसके अंतर्गत अगर जो है खनिजों का पुनर्चक्रण किया जाएगा तो अपने यहाँ जो है खनिज का रिसाइकल के फिर से उपयोग लाया जाएगा, तो आयात में कमी आएगी। रिसाइकलिंग और उत्पादन के माध्यम से स्वदेशी क्षमता निर्माण होगी। इसके तहत मुख्य प्रावधान जो किए गए हैं, पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब पूंजीगत व्यय पे प्रोत्साहन दिया जाएगा। सब्सिडी कितनी दी जाएगी? संयंत्र और मशीनरी पर
पूंजीगत व्यय के तहत क्या आता है, पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय, ये इकोनॉमी में आप पढ़े होंगे, क्या पूंजीगत व्यय होता है, क्या राजस्व व्यय होता है। तो पूंजीगत व्यय के अंदर ही मशीनरी जैसी चीजें आती हैं, तो इनको जो है 20% की सब्सिडी दी जाएगी। परिचालन व्यय प्रोत्साहन, परिचालन के लिए जो भी ये पुनर्चक्रण के लिए मशीन संयंत्र लगाएंगे उनके परिचालन के लिए जो सब्सिडी दी जाएगी, पहले 40% सब्सिडी 2 वर्षों, स्टार्टिंग के 2 वर्षों तक 40% सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद अगले 5 वर्ष, जब 5 वर्ष कंप्लीट होगा तो अगली सब्सिडी 7% 5 वर्ष पूर्ण होने पर दी जाएगी। तो इसके परिचालन व्यय को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। विशेष आवंटन बड़ी इकाइयों के लिए 50 करोड़, छोटी इकाइयों के लिए 25 करोड़ तक के अनुदान या सब्सिडी की बात कही गई है। इसके अंतर्गत तकनीकी सहायता दी जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उन्नत रिसाइकलिंग तकनीकी में सहायता, मतलब गवर्नमेंट जो इकाइयां प्राइवेट रूप से स्थापित होंगी उनके लिए सहायता भी देगी। मानक और अनुपालन, इसका सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और कानूनी रूप से मानक रिसाइकलिंग प्रक्रियाएं, मतलब कानूनी रूप से इसको वेरीफाई किया जाए कौन कौन से ऐसे पदार्थ जिनका पुनर्चक्रण आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूरेनियम का पुनर्चक्रण करना शुरू कर दीजिए लाके। अपेक्षित परिणाम, इससे फायदा क्या क्या होगा, 270 किलो टन, ये आप देखिएगा पीपीटी हम अपलोड करेंगे, क्या परिणाम होगा 8,000 करोड़। ये एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत योजना लिथियम कोबाल्ट, मतलब इस किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत ये योजना चलाई गई है। लिथियम कोबाल्ट निकल जैसे खनिजों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। जब रिसाइकलिंग करेंगे तो इससे जो है इनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। आयात पर निर्भरता कम करना और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना। ये रहा आपका जो है देश के महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन योजना जो चलाई गई, जो टॉपिक था। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, बिहार राज्य जीविका निधि साख संघ लिमिटेड का शुभारंभ। इसके बारे में अगर देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इस योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर संयुक्त रूप से जीविका से, दोनों सामूहिक रूप से, केंद्र और राज्य दोनों सामूहिक रूप से जीविका से जुड़ी सामुदायिक महिलाओं को कम ब्याज दर पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराएंगे। जो ये टॉपिक रहा है इसका मैं बस उद्देश्य, मैंने इसको पढ़ा, उसकी समरी निकाली, उसका जो मूल उद्देश्य निकला वो ये निकला है। ठीक है, तो इसमें कम ब्याज दर पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कैसी महिलाओं को, जो जीविका से जुड़ी सामुदायिक महिलाओं को। यह ऋण पूर्ण रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित होगा, जिसके लिए 12,000 से अधिक सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट से लैस किया जाएगा। इस योजना में इस जो टॉपिक था इसमें इतने ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अगला जो है आपका स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, इसके बारे में हम स्लाइड से देख लेते हैं। स्लाइड में हमने दिया है स्कूल शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस रिपोर्ट 2024-25, जिनके बारे में थोड़ा हमको डिटेल से पढ़ाना है, जो समझाना है आपको है, उसको हमने उसके लिए स्लाइड बना ली। भारत में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस, या इसको यूडाइस भी आप पढ़ सकते हैं, यूडाइस प्लस 2024-25 रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा था, शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा संबंधित है, वहां से आप गेस कर लीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2025 को जारी की गई। क्या डेट इंपॉर्टेंट है, डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, योजना की डेट आप इंपॉर्टेंट, मंत्रालय देखिए, उद्देश्य देखिए, योजना का उद्देश्य आप नाम से भी पता कर सकते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट रहते हैं तो वो देखिएगा। यह रिपोर्ट भारत में स्कूली शिक्षा की बात कर रही है। अगर ये कह दिया जाता है कि ये योजना, या आपसे शॉर्टकट में यूडाइस प्लस लिख के आ जाता है, मैं अभी चर्चा कर रहा था ना कि अगर शॉर्टकट में भी कुछ लिखा रहता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पता होना चाहिए। यूडाइस प्लस कहीं लिखा है तो वो स्कूली शिक्षा से संबंधित है। स्कूली शिक्षा का तात्पर्य क्या है, क्लास 12 तक की शिक्षा। कहां से, क्लास 1 से क्लास 12 तक की शिक्षा, या इससे पहले केजी जो होती हैं। इसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो विदेशी भारत सरकार की एक प्रमुख शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के डेटा का संकलन करती है। यह प्रणाली शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा, विभाग कौन सा रहेगा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। यूडाइस प्लस के माध्यम से प्राप्त डेटा नीति निर्माण, योजना और निगरानी में सहायक होगा। इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है, आप देखिएगा, आपके जो है जो दृष्टि में दिया होगा पैराग्राफ वाइज सारे जो है पॉइंट लिखे होंगे। तो इसके निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की गई। शिक्षकों की कुल संख्या पहली बार 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। 2022-23 की तुलना में शिक्षकों की संख्या 6.7% की वृद्धि हुई है। स्टेटमेंट दे दिया कि कमी आई है, तो वो भी ध्यान रखना कि वृद्धि हुई है 6.7% की, तो 6.7% में वृद्धि हुई है, इतना याद कर लीजिए। छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र और शिक्षक
कि मतलब जो मानक है वो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, ये मानक है। तो ये क्या कह रहा है कि मूलभूत स्तर पर छात्र और शिक्षक अनुपात जो है 10 है, प्रारंभिक स्तर पर 13 है, 13 स्टूडेंट पे एक शिक्षक है प्रारंभिक स्तर पर, मध्य स्तर पर 17 छात्रों पर एक टीचर है, और माध्यमिक स्तर पर देखा जाए तो माध्यमिक मतलब 9, 10, 11, 12, मध्य स्तर 6, 7, 8, उसके पहले प्रारंभिक स्तर 1 से लेके 5 तक, इस पे जो है शिक्षकों का। अब ये आप हमसे बहस मत करिएगा कि हाँ कि शिक्षकों की संख्या कम है, ये सब आप देखिए वहां पे जाकर जो इसमें निकला हुआ है वही हम बता रहे हैं आपको। अनुपात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एग्जाम देने जाना है तो आप ज्यादा कुतर्क में मत घुसिए, जो दिया है उसको पढ़ लीजिए। ड्रॉप आउट दर में कमी, प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर में, ड्रॉप आउट क्या होता है कि बीच में एजुकेशन छोड़ देना, ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। लोग अपने बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, वो 3.7% लोग पढ़ाई अपनी छोड़ देते थे, ये माना जा रहा है, वो घटकर 2.3% हो गई है। मध्य स्तर पर 5.2% से घटकर 3.5%, और सभी तीनों स्तरों पर जो है ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। छात्र प्रतिधारण दर में सुधार, मूलभूत स्तर पर प्रतिधारण दर 98% से बढ़कर 98.9% हो गई है। ये आप देखिएगा वहां पे जो है ये डाटा हम आपको देंगे, इस स्लाइड पढ़िएगा। महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हो गई, जो 22+ कहती है, ठीक है। तो ये जो है 52.2% कर दी गई है। डिजिटल अवसंरचना में सुधार किया गया है, कंप्यूटर तक पहुंच वाले स्कूलों में, मतलब डिजिटल अवसंरचना, कंप्यूटर तक पहुंच, इन सबको आसान बनाया गया है। आप टेबल में यहाँ देखिए, चेक टेबल ऑप्शन हमने दिया है, टेबल में चेक करिएगा आपको क्या क्या दिया गया है। U22+ में जैसे आपको दिया गया है बिजली, स्कूलों में कितने स्कूलों में बिजली है, पेयजल की स्थिति क्या है, लगभग 91.8% में 23-24 थी, अब बढ़ गई है। 24-25 में कितना 93.6%, लगभग 94% स्कूलों में बिजली है। 99.9% स्कूलों में जो है पेयजल रहा है। वहीं लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था 57.3% स्कूलों में है। तो ये सब आप यहाँ पे फैक्ट देख लीजिएगा। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन, अगला जो पॉइंट आपका है ग्रीन मोबिलिटी पहल। ग्रीन मोबिलिटी पहल के बारे में जो इसमें हमने नोट्स बनाया है, इसमें दिया है, इसको मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के हंसलपुर में जारी किया गया या इसका उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा, इसके साथ ही देखिए, ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के हंसलपुर में करते हैं। इसी के साथ साथ वो गुजरात में स्थित TDS लिथियम आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के निर्माण की भी स्थापना का, उसका भी उद्घाटन करते हैं। जो ग्रीन मोबिलिटी पहल उद्घाटन है, इसके तहत क्या किया गया, ई विटारा जो एक इलेक्ट्रिक वाहन है, सुजुकी का ये पहला ऐसा वाहन है जिसका, सुजुकी का पहला ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन है जिसका भारत में उत्पादन किया गया। तो इसको हरी झंडी दिखाइए, कौन सा वाहन है, ई विटारा, किस कंपनी का, सुजुकी कंपनी का। 100, इससे फायदा क्या होगा, अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रोत्साहन मिलेगा, 100 से अधिक देशों को हम निर्यात करेंगे तो निर्यात हमारा बढ़ेगा। तो ये सब कुछ प्रमुख पॉइंट है, आप इसमें ज्यादा जो है और इसमें डिटेल देखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं रहा। ई विटारा और सुजुकी ये देख लीजिएगा आप, इससे संबंधित है। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण को स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण क्या है। ये शिक्षा से संबंधित है 2025। यह सर्वेक्षण व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे 80वां राउंड, मतलब 80वां राउंड का हिस्सा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है, मतलब NSS के अंतर्गत ही ये सर्वेक्षण होता है। इसको, इसकी अवधि क्या रही है, कब सर्वेक्षण ये हुआ था, ये सर्वेक्षण कब होगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अंतर्गत ये सर्वेक्षण हुआ है, और ये सर्वेक्षण अप्रैल से जून में चला है। ये डेट वोट मत ज्यादा देखिए, बस बता दे रहे हैं। उद्देश्य क्या रहा है, स्कूल शिक्षा, ये भी किससे है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण 2025 अगर आ जाता है, या शिक्षा 2025 आ जाता है, तो स्कूल शिक्षा से संबंधित है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, स्कूल शिक्षा से जुड़े शिक्षक खर्च, घरेलू खर्च, प्राइवेट कोचिंग, स्कूल प्रकार आदि के आंकड़े जुटाना। मतलब जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 0 से लेकर फिर 12 तक की बात हो रही है, उनका जो है स्कूल खर्च क्या आ रहा है, स्कूल खर्च, घरेलू खर्च क्या आ रहा है, उनके पढ़ाई से संबंधित। ऐसा नहीं कि वो जो है लग्जरी वस्तु, गेमिंग के गैजेट्स है उससे लेने, घरेलू खर्च शिक्षा से संबंधित। और प्राइवेट कोचिंग, क्योंकि आजकल प्राइवेट कोचिंगों का प्रचलन बढ़ गया, तो प्राइवेट कोचिंगों में भी उनका टोटल खर्च कितना आ रहा है। इस आधार पर देखा जाए, सरकारी स्कूलों में नामांकन लगभग जो इससे पूरे, इसमें जो डिटेल दी गई है उसका शॉर्ट समरी यहाँ पे दी गई है। स्कूलों में नामांकन लगभग 55.9% कुल नामांकन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन देखा जाए लगभग 66% लोग, सरकारी स्कूलों की यहाँ बात हो रही है।
तो सरकारी स्कूलों में 55.9% कुल नामांकन है, ग्रामीण क्षेत्र में नामांकन 66.6%, शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में नामांकन देखा जाए तो 30% है। इतने लोग जो है सरकारी स्कूलों में इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। गैर सरकारी स्कूलों में नामांकन देखा जाए तो 31.9% है। अब अगर खर्चे की देखी जाए तो सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष छात्र घरेलू खर्च, जो घर का खर्चा आता है, वो 2,863 आता है। गैर सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च जो आता है 25,000 रुपए तक आता है। सरकारी स्कूलों में पाठ्य शुल्क देने वालों का प्रतिशत, मतलब इतने लोग पाठ्य शुल्क देते हैं सरकारी स्कूल में। गैर सरकारी स्कूलों में पाठ्य शुल्क, मतलब सरकारी स्कूल में जो पाठ्य शुल्क लगता है उसके बाद 26% लोग देते हैं। वहीं जब वो प्राइवेट में चले जाते हैं तो 95% लोग जो है इसका शुल्क का भुगतान करते हैं। प्राइवेट कोचिंग का प्रचलन भी, लगभग 27% छात्र इस साल प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। ये 27% नहीं और होंगे, पर गवर्नमेंट का आंकड़ा है तो आप यही मानिएगा। शहरी ग्रामीण खर्च में अंतर, शहरी जो कोचिंग है, शहरी का जो शिक्षा है वो जो है ग्रामीण की तुलना में महंगी पड़ रही है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आपका अगला टॉपिक है ऑनलाइन खेल संवर्धन। ऑनलाइन खेल से संबंधित है। ये अभी हाल फिलहाल में ये विधेयक आया था। इसलिए क्या क्या जो ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म थे, माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म थे, रमी ये सब था ना, तो इन सबको रोक दिया गया है। कानून का नाम था प्रमोशन रेगुलेटिंग ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इसको जो है पारित 20 अगस्त 2025 को लोकसभा से किया गया, राज्यसभा से कब किया गया देखिए। उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को, ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में जो है जो ये सट्टा होता है ना, जुआ होता है, उसको कम करना। इसके अंतर्गत परिभाषा व श्रेणी देखा जाए, ऑनलाइन गेम को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ई स्पोर्ट श्रेणी, सोशल व शैक्षणिक खेल और ऑनलाइन मनी गेम। इस एक्ट के तहत 3 श्रेणियां बांटी गई, ई स्पोर्ट, सोशल, शैक्षणिक गेम। अगर ये आया था क्वेश्चन कितनी श्रेणियां बांटी गई, 3 श्रेणियां हैं। क्षेत्र व परिवर्तनीयता क्या है, यह कानून पूरे भारत में लागू होगा। विदेशी प्लेटफॉर्म भी इसके दायरे में आएंगे यदि भारत के खिलाड़ी को सेवा देते हैं। अगर कोई विदेशी प्लेटफॉर्म भी है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये जितने पॉइंट पीपीटी में हम ये पीपीटी प्रोवाइड करवाएंगे, लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा। इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही लिखा। ये कानून पूरे भारत में लागू होगा और विदेशी जो प्लेटफॉर्म है उन पे भी लागू होगा। ऑनलाइन मनी गेम पर प्रतिबंध लगाता है ये ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर। ई स्पोर्ट व शैक्षिक खेलों का प्रोत्साहन, मतलब ई स्पोर्ट और शैक्षणिक खेलों को प्रोत्साहन देगा। नियामक पर दंड और अभियोजन, दंड के लिए क्या क्या प्रावधान देखिए किए गए। मनी गेम पर संचालन करने पर 3 वर्ष का जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। विज्ञापन पर 2 वर्ष जेल, कोई ऐड करता है उसके लिए भी 2 वर्ष की जेल है, 50 लाख का जुर्माना। पुनरावृत्ति, पुनः दोबारा वो करता है तो 5 वर्ष की जेल होगी। जांच और प्रवर्तन अधिकारियों को तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और वेबसाइट ऐप ब्लॉक करने का अधिकार है। आईटी एक्ट 2000 के तहत अवैध साइटों पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय बंदरगाह, इसके बाद जो है अगला एक्ट जो है भारतीय पत्तन अधिनियम। भारतीय पत्तन अधिनियम देख लिया जाए, ठीक। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025, भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 ये 1908 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अधिनियम बंदरगाह संचालन, पर्यावरण सुरक्षा और केंद्रीय राज्य समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी समय रेखा, लोकसभा में कब पारित हुआ, कब राज्यसभा में पारित हुआ, कब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, ये सब देखिएगा आप। समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना, इसके अंतर्गत जो है समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय राज्य सरकारों के प्रतिनिधिता की एक संयुक्त समिति जो राष्ट्रीय बंदरगाह विकास योजना को सलाह देगी। राज्य समुद्री बोर्ड का गठन किया जाएगा। विवाद समाधान तंत्र का गठन इसके तहत किया जाएगा। पर्यावरणीय सुरक्षा मानक इसके अंतर्गत। मरीन पॉल्यूशन, मारपोल का मतलब मरीन पॉल्यूशन और बैलास्ट जल। बैलास्ट जल होते हैं जो हमारे पोत होते हैं, जो कार्गो शिप होती हैं, उस पर जो भी अपशिष्ट जल होते हैं या जो हमारे द्वारा मलमूत्र या फिर जो है खाना बनाए गए जो ऐसे अपशिष्ट जल निकलते हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण को रोकने के लिए तैयारी और केंद्रीय ऑडिट की आवश्यकता, ये सब आप पढ़िएगा। टैरिफ और शुल्क निर्धारण। वाणिज्य पत्तन परिवहन अधिनियम 2025, ये भी दोनों पत्तन अधिनियम 80-65। वाणिज्य पत्तन मतलब कार्गो शिप की बात की जा रही है। इसके लिए कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, ये इसको 1908 को, इससे पहले वाला प्रतिस्थापित करता है, 1958 को प्रतिस्थापित करता है। यहाँ पे हम पढ़े जो है भारतीय बंदरगाह अधिनियम ये 1908 को प्रतिस्थापित करता है और ये वाणिज्य पत्तन परिवहन अधिनियम ये 1958 को प्रतिस्थापित करता है। लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए। इसमें जो है 3 जो अंतरराष्ट्रीय अभिसमय जैसे सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, मरीन पॉल्यूशन और बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किए। समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाएं, समुद्री दुर्घटना की जांच, उससे बचाव, ये सोलास का ही एक हिस्सा है। समुद्री दुर्घटना से बचना, सेफियर कल्याण, ये सब उसके हिस्से। नौवहन
पोतों के पंजीकरण संचालन में सुधार, नौवहन पोतों के स्वामित्व के लिए पात्रता मानदंड, ये सब इसके अंदर प्रावधान करेंगे। सोलास के बारे में यहां दिया गया, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या, समुद्र में जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत प्रमुख बातें क्या है, जहाजों का निर्माण, नाम से ही सब कुछ इसकी बातें क्लियर हो जाएंगी। मारपोल मरीन पॉल्यूशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। इसका उद्देश्य समुद्र से जहाजों द्वारा प्रदूषण को रोकना। वहीं बैलास्ट वाटर क्या है, बैलास्ट वाटर के बारे में हमने चर्चा की है। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन, जो आपका अगला टॉपिक है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नई सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इससे पहले 6 चल रही थी, टोटल अब 10 हो गई। पहले 6 परियोजनाएं चल रही थी, किससे संबंधित, सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित। अब 4 और कर दी गई हैं, दोनों मिला के अब 10 हो गई हैं। इस परियोजना में कुल 4,594 करोड़ रुपए का निवेश होगा और उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थापित की जाएंगी, इन 3 राज्यों में स्थापित। तो ये हम 6 जो हैं आपके उसमें नोट्स में दी गई, उसमें आप पढ़िएगा। 4 जो है इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें कुल निवेश आप देखिएगा, रोजगार सृजन, इससे रोजगार कितना क्रिएट होगा, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, परंतु प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। समय रेखा देखिए, 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। चलिए, जो चारों परियोजना उनके बारे में देख लेते हैं। सिक्सम प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो है सेमीकंडक्टर के विकास के लिए इसका जो गठन किया जाएगा, इसका स्थान ओडिशा में रहेगा। ब्रिटेन की क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड के साथ इसका साझेदारी होगी। इसकी विशेषता है कि भारत का पहला व्यावसायिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब। और अगला जो देखा जाए, जो दूसरी परियोजना शुरू की गई है, वो कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना पंजाब में की जाएगी। वहीं 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक, इसकी जो स्थापना जो उड़ीसा में, इसका स्थान जो है उड़ीसा रहेगा। एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी, ये आंध्र प्रदेश में रहेगा। ये जो चारों नई परियोजना है, तो 2 उड़ीसा में रहेंगी, एक पंजाब, एक आंध्र प्रदेश में रहेगी। इसकी साझेदारी किस किस देशों से की गई, जो आंध्र प्रदेश में लग रही है दक्षिण कोरिया से है, जो उड़ीसा में जो 2 लग रही हैं, एक तो ब्रिटेन से है, दूसरी भी आई थिंक ब्रिटेन से ही उसकी संबंध है। चलिए, अगला जो है लखनऊ मेट्रो रेल से संबंधित है। उससे पहले यहाँ पे एक सेमीकॉन इंडिया 2025 करके एक पॉइंट दिया गया आपको हाईलाइट करके। 2 सितंबर से 4 सितंबर 2025 के मध्य सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या रहा है, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। तो ये कहीं ना कहीं पूछ सकता है कि बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस किस प्रोग्राम या किस सम्मेलन का मुख्य वाक्य रहा है या मुख्य विषय रहा है। तो आप सेमीकॉन इंडिया 2025 आप कहेंगे, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इस ध्यातव्य है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन इससे पूर्व वर्ष 2022 में बेंगलुरु में, इससे पहले भी बेंगलुरु में आयोजित हो चुका है, गांधीनगर गुजरात में भी आयोजित हो चुका है, और 2024 जो इसके जस्ट पहले आयोजित हुआ था वो ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि ये यूपी का है तो यूपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान भारत का पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3202, तो आप यहाँ जो मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम 3202, ये भी आप याद रखिएगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। चलिए, यहाँ पे और जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको आप पढ़िएगा। तो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी गई। इससे पहले भी वहां मेट्रो चल रही थी, वो सपा गवर्नमेंट जब वहां पे थी तब बनवाई हुई थी। ये परियोजना देखिए, पूर्व में निर्धारित जो मेट्रो थी, मेट्रो लाइन, वो इस प्रकार है। जो नई मेट्रो लाइन है इसमें टोटल कितने जो है 11 स्टेशन रहेंगे, सॉरी 12 स्टेशन रहेंगे, जिसमें 7 भूमिगत स्टेशन रहेंगे और 5 एलिवेटेड, भूमिगत और एलिवेटेड फ्लाईओवर पे ऊपर बाहर, जमीन के अंदर नहीं, जमीन के बाहर चलेंगे। तो एलिवेटेड जो रहेंगे वो 5 रहेंगे। ये कहां से कहां कनेक्ट करेगी, ये 4 बाग रेलवे स्टेशन को बसंत कुंज से कनेक्ट करेगी। तो ये मैप आप देखिएगा, ये मैप हम जो पीपीटी आपको देंगे तो वहां पे आप मिलाइएगा कहां से कहां तक ये कनेक्ट करेगी। बस इतना ही आपको देखना है, यहाँ आपसे ये नहीं पूछेगा कि जो है कौन कौन से स्टेशन इससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये 4 बाग रेलवे स्टेशन, बसंत कुंज बस एक याद रख लीजिएगा, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। बसंत कुंज दुबग्गा के आसपास पड़ता है लखनऊ में। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2025, इसको देखते हैं। तो छोटे उल्लंघनों, जैसे कि पहले क्या था कि सारे अपराध, चाहे छोटे अपराध बड़े अपराधों, सबके लिए इतने दंड दिए गए थे, तो न्यायपालिका पे बोझ बढ़ने लगा था। तो न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए अब कुछ छोटे मोटे जो अपराध रहेंगे उनको समाप्त कर दिया गया, उनके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया। करीब 288 ऐसे प्रावधान है, केंद्रीय कानूनों के 288 प्रावधानों को अब समाप्त कर दिया गया है। अब इन प्रावधानों के तहत दंड नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही 67 ऐसे प्रावधान हैं
जिनमें दंड की या दंड को कम कर दिया गया है, उनका संशोधन किया गया है। इससे जो प्रभावित कानून होंगे, मोटर वाहन अधिनियम 1988, कानूनी माप विधि अधिनियम 2009 और नई दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1994। इसका मुख्य प्रावधान क्या था, मतलब इसके अंदर क्या क्या छोटे उल्लंघनों के लिए जुर्माना या चेतावनी बस दे दी जाएगी। जो 67 प्रावधान है इनके लिए जुर्माना या चेतावनी बस दे दी जाएगी। बाकी 288 तो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं। चलिए अगला जो आपका आता है एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम संग बीएसएनएल की साझेदारी। ये कुछ कंपनियां जिनके साथ बीएसएनएल ने साझेदारी की है। इसका किस वजह से साझेदारी की गई है, ये इसका उद्देश्य है एआई, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा जैसे डिजिटल कौशल को प्रशिक्षण देना। मतलब हमारे देश में एआई जैसी संकल्पना, मशीन लर्निंग को और अच्छे से सबको पढ़ाया जाए, शिक्षण दिया जाए, इसके लिए इस योजना को लाया गया। तो कौन है, बीएसएनएल ने साझेदारी की है, किसके साथ, एरिक्सन, नोकिया, क्वालकॉम और सिस्को के साथ मिलकर साझेदारी की है। इसका स्थान क्या है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, इसके अंदर जबलपुर में यह संस्थान है जहां पे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएसएनएल लिमिटेड इसके तहत, इसका ये समझ लीजिए साझेदारी किसके किसके तहत की गई है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, कहां पे स्थान आ सकता है। और जो एरिक्सन है ये क्या कार्य करेगा, नोकिया का क्या कार्य रहेगा, क्वालकॉम और सिस्को, इन चारों के क्या क्या कार्य रहेंगे वहां लिखे गए हैं। 5G सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा कौन, एरिक्सन, जिसमें 5G आर्किटेक्चर उपयोग के मामले और उपकरणों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। नोकिया जो 5G रेडियो, वहीं क्वालकॉम जो है एआई आप जरूर देखिएगा, एआई कौन कर रहा है, क्वालकॉम कर रहा है। 5G पर केंद्रित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा जिसमें इंटर्नशिप और लाइव सत्र शामिल होंगे। इसके बाद जो आपकी अगली जो है परियोजना आती है वो इटालियन जल विद्युत परियोजना आती है, जिसका अगला टॉपिक है इटालियन जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में समझते हैं। ये जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, दिबांग घाटी। दिबांग घाटी में प्रस्तावित एक विशाल जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना कितने मेगावाट करेगी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। दिबांग घाटी, ठीक है। त्री और तांगो, ड्री और तांगो जो दो नदियां हैं, ड्री और तांगो, ये दोनों जहां मिलती हैं वहां पे जो है ये दिबांग नदी का निर्माण करती हैं, दिबांग। और दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। ये दिबांग आके जो है, दिबांग के बारे में इसलिए समझना जरूरी है ना कि दिबांग घाटी की बात की है, दिबांग नदी इंपॉर्टेंट है, ये रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये असम में आके, असम स्टेट में ये आके ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। कौन, दिबांग की बात हो रही है। ये तिनसुनिया जिला है, तिनसुकिया जिले के, असम का तिनसुकिया जिला है, वहां पे आके जो है ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। इसी के साथ एक और पॉइंट दिया, तातो जल विद्युत परियोजना। 12 अगस्त 2025 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित पूर्णता मतलब 72 माह में पूरी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ तातो जल विद्युत परियोजना स्थापित की। तातो जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ पे वो पॉइंट नहीं दिया गया है आपके उसमें, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, सियोम नदी पर। तातो जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, सियोम नदी पर। और ये कहाँ है, ड्री और तांगो नदी पर। और जो तातो है वो है सियोम नदी पर। ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कौन, सियोम नदी की बात हो रही है, सियोम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। साथ में बेंगलुरु में मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन किया गया है 10 अगस्त 2025 को। 2 येलो लाइन, बेंगलुरु में पहले से मेट्रो चलती थी, तो चरण 2 में येलो लाइन वहां बनाई जाएगी, ये बात कही गई है। आगे इसमें जो है ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब, ये एक है, इसके बारे में थोड़ा हम देख रहे थे। ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब होता क्या है, तो ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब को जानने से पहले बीईएमएल को समझते हैं। ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, अर्थ मूवर मतलब कि भारत में जितने भी जैसे कि टैंक हो गए या फिर रोड निर्माण की जेसीबी बनती है, इन सब जो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम पीएसयूज है, इसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है कि इसको बीईएमएल को मिनी रत्न कंपनी। 3 कंपनियां, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये कंपनियां होती है, आप पढ़े होंगे अपने जीएस में। रक्षा उत्पादन मंत्रालय के अंतर्गत ही बीईएमएल आता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है बीईएमएल का, रेल एवं मेट्रो कोच का निर्माण करना, रक्षा उपकरण जैसे टैंक और ट्रक का निर्माण करना, खनन एवं निर्माण उपकरण का मैन्युफैक्चरिंग करना। इसी के तहत बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब रायसेन जिला, एमपी के रायसेन जिला में ब्रह्मा बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण किया गया। इसका क्या रहेगा, रक्षा उपकरण नहीं प्रोड्यूस करेगा, ये रेलवे उपकरणों को प्रोड्यूस करेगा। जो आपका अगला टॉपिक है यहाँ पे, मरक्कम पुडुचेरी राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। चेन्नई पुडुचेरी तिरुपुरम विल्लुपुरम और नागपट्टिनम के बीच संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग 332A, NH 332A। तो NH 332A के बारे में अगर क्वेश्चन आता है
क्योंकि NH 332 ये आ सकता है, तो आप ये मत सोचिएगा कहाँ से आ गए, तो GS टॉपिक नहीं, करंट का टॉपिक है। देखिए NH 332 से किसको किसको जोड़ता है, चेन्नई, पुडुचेरी, विल्लुपुरम और नागपट्टिनम, इनको जोड़ता है। इसमें क्या कहा गया है कि पहले यहाँ पे 2 लेन हाईवे थे, अब इसको 4 लेन हाईवे बना दिया जाएगा। ये जो है हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल HAM के तहत बनाया जाएगा, जिसमें जो है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि प्राइवेट कंपनियां 40% साझेदारी और सरकार की 60% साझेदारी इसमें होती है। सॉरी, सरकार 40% और प्राइवेट कंपनियां 60% होती है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये भारत मंडपम में भारत स्किल नेक्स्ट 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने भाग लिया। इसमें जो है 10वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी। ये प्रोग्राम था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, रोजगार सृजन और उद्यमिता बढ़ाना, तकनीकी और उभरते क्षेत्रों में दक्षता विकसित करना। जो आप चलिए दृष्टि तो आप पढ़ ही लिए होंगे, तो हमारी PPT आपको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, ज्यादा फैक्ट आपको नहीं दिएगा। और अब फैक्ट बेस्ड PCS में, UP PCS में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लिखे गए हैं। और जो फैक्ट भी होगा उसको स्टेटमेंट के रूप में इसमें दिया गया है। प्रमुख उपलब्धियां क्या है, या प्रमुख उपलब्धियां देखिएगा PPT में। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख योजनाएं थी। जब स्किल इंडिया मिशन 10वीं वर्षगांठ मनाई, इसमें जो प्रमुख योजनाएं जो इसमें हाईलाइटेड है, इन योजनाओं के बारे में भी यहाँ डिटेल दे दी गई। बस 2-2 लाइन में इनकी डिटेल दी गई है, ये योजनाएं किससे संबंधित है। तो ये योजनाएं एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि हाईलाइट हो गई। पुरानी योजनाएं परंतु प्रेजेंट में इससे संबंधित हैं, तो आ सकती हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023-24, एक ये भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का यहाँ पे समरी दी गई है। लॉन्च करता कौन है, इसको लॉन्च कौन करता, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन पहलुओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की गतिविधियों को एकीकृत करना। इसके अंतर्गत क्या क्या है जो ये रिपोर्ट दी गई है, इसके अंतर्गत हमें जो है ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करना है, मतलब जो भी सड़कें हम बना रहे हैं उससे पॉल्यूशन कम से कम फैले, वहाँ पे पेड़ पौधों को स्थापित करना, ये सब इसके प्रमुख प्रावधान है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, जो अगला आपका है स्वच्छ सर्वेक्षण, देख लेते हैं कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। हाँ, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में आप इसका जो है जब टेबल देखेंगे, तो टेबल जरूर आप इसका, जितने भी टेबल अभी तक बताया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल है वो यही है। इसमें भी जो गंगा शहर है, गंगानगर जो है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शीर्ष गंगानगर, तो 5 गंगा नगरों की बात की गई। इसमें टॉप 5 में एक बिहार का भी है, चौथे स्थान पर एक बिहार का भी पटना शहर रहा हुआ है। ठीक है ना, 5 शहर टॉप 5 दिए गए। अगर ये दे दिया जाता है स्टेटमेंट की टॉप 5 शहर यूपी के थे स्वच्छ गंगा नगरों में, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो पहले नंबर पे था वो प्रयागराज था, दूसरे नंबर वाराणसी, तीसरे नंबर पे कानपुर और फिर पटना, फिर अनूप शहर जो बुलंदशहर के आसपास पड़ता है, ये आप उत्तर प्रदेश का, वो यहाँ पे दिया गया है। साथ में उत्तर यहाँ पे अलग से दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन क्या रहा है। तो यूपी का प्रदर्शन जो रहा है यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पे एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम, जबलपुर और साथ में गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर यूपी का कौन सा घोषित किया गया, तो वो हो जाएगा गोरखपुर। और इसके अलावा जबलपुर और विशाखापट्टनम नगर निगम को भी कहा गया है। इसके अंतर्गत जो है ये क्या इसकी पृष्ठभूमि रही है, ये आप देखिएगा। यहाँ पे हम इसका जो मुख्य थीम रही है, इस सर्वेक्षण की जो मुख्य थीम है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। किसको, जो भी रीयूज करने वाली वस्तुएं हैं उनका रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया जाए। इसमें शीर्ष शहर देखिए हमने दे रखा है, हालांकि जो वहाँ पे टेबल दी गई है, टेबल की जो समरी है स्टेटमेंट वाइज हमने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना आती है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लक्षित राष्ट्रीय कृषि पहल, तो कृषि से आधारित कृषि पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, कम प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि उत्पादन, किसान और आय, जो कम उत्पादन वाले जिलों में किसानों की आय, कृषि मूल्य श्रृंखला को तेजी से सुधार करना। योजना का लक्ष्य क्या है, छोटे एवं सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए चुनिंदा 100 जिलों में एकीकृत, कितने जिले इसके अंतर्गत टारगेट किए जाएंगे, 100 जिले टारगेट किए जाएंगे, एकीकृत कार्यक्रम करके खेत स्तर पर उत्पादकता को बढ़ाना।
इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, जो वही छोटे सीमांत किसान रहे हैं उनको इससे जोड़ा जाएगा। उद्देश्य क्या है, फिर उद्देश्य वही है सीमांत किसानों, उपज बढ़ाना, आय बढ़ाना, बाजार सुविधाओं से जोड़ना, कृषि विविधीकरण मतलब टिकाऊ और प्रबंधन कृषि विविधीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्थानीय प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना, कवरेज अवधि और बजट, इसके अंतर्गत क्या बजट दिया गया है, ये परीक्षा के लिहाज से पहले था, 2020-21 के बाद से ये जो फैक्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गए हैं। कार्यान्वयन मॉडल कन्वर्जेंस, सैचुरेशन आधारित कन्वर्जेंस, देखिए जितना हमने टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक लगभग हमने यहाँ पे दे दी है, और सबके लास्ट में अगर कहीं टेबल चेक करने की बात है, चेक टेबल भी हमने ऑप्शन रेड कलर से डाल दिया कि आप टेबल जाके यहाँ पे चेक करिएगा अपने दृष्टि पीपीटी से, और कुछ जो पॉइंट यहाँ पे आपके टेबल में नहीं दिए हैं या पीपीटी में नहीं दिए हैं उसको हम अलग से पढ़ाई दे रहे हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी नहीं दिए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट थे, तो उनको आप ई दृष्टि से पढ़ लीजिएगा। प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र क्या रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र को हस्तक्षेपित किया जाएगा, किनको किनको टारगेट किया जाएगा। इसमें देखिए शासन संरचना बनाई गई है, इसमें प्रावधान भी किया गया, हमारे मैगजीन में भी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे 3 स्तर पर जो है क्या क्या प्रावधान है, कौन कौन से जो है सदस्य रहेंगे, मुख्य जिम्मेदारी क्या रहेगी उनकी, कामकाज क्या रहेगा। वही डिजिटल स्तर पर भी जितने पॉइंट अब नए होंगे सब में डिजिटल स्तर भी जुड़ता जाएगा शासन के स्तर पर। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, रासायनिक हथियारों का पूर्ण निषेध और उनके विनाश को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। रासायनिक हथियार निषेध उद्देश्य क्या हो जाएगा, इसका हेग नीदरलैंड में मुख्यालय है, पहली और दूसरी विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, यह मानवता पर गंभीर खतरा है, ये आप यहाँ से पढ़िएगा। खेलो भारत नीति 2025, खेलो भारत नीति 2025, ये चलिए अगली क्लास का टॉपिक रहेगा आपका, अगली क्लास से इसको हम देखेंगे। अभी पेज नंबर 33 तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद 2 क्लासें और रहेंगी आपके राष्ट्रीय परिदृश्य पे, राष्ट्रीय परिदृश्य 2 क्लासों में आपका, और इसके अलावा 2 क्लासें और लगेंगी, उसमें खत्म होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे 2 क्लासें, और उसके बाद जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर 2 क्लासें, टोटल आपको 2 उम्मीद रहे कि अगले क्लास में हम एक ही क्लास में इसको समेट दें। कुल मिला के लगभग 6 मैक्सिमम आपकी 7 क्लासें आ सकती हैं। तो यहाँ धन्यवाद, आगे फिर ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे भी पढ़ रहे हैं हम, और अभी तो थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ा जा रहा है, आने वाले टॉपिकों को और इतने डिटेल में नहीं पढ़ा जाएगा। हम पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, पीपीटी से आप देख के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप देख लीजिएगा, आपको दृष्टि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।